हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपको बताने वाले हैं। आज हम बताएंगे। आज हमारा नया अध्याय शुरू करेंगे। उसका नाम रहेगा भारत का अ, आधुनिक इतिहास, मॉडर्न इंडिया। मैं पढ़ाऊंगा आज से आपको भारत का आधुनिक इतिहास। भारत का जो आधुनिक इतिहास है, ये शुरू हुआ था। जैसे पहले जो इतिहास है, इसको इतिहास ज्यादा कठिन चीज नहीं होती है, इसको आप याद कर सकते हो खूब। तो जो भारत का आधुनिक इतिहास है, अब इतिहासकार मिले, उसने भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटा था: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज से नया अध्याय है, भारत का आधुनिक इतिहास। भारत का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न इंडिया। आधुनिक इतिहास। भारत का आधुनिक इतिहास। अब मैं आपको बताऊंगा। भारत का आधुनिक इतिहास को तीन भागों में इतिहासकार एक मिलके उसने भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांटा है। एक जैसे ये तो प्राचीन प्राचीन भारत, जिसको एशियन बोलते हैं। प्राचीन भारत, इसमें हम प्राचीन भारत। और ये है मध्यकालीन। मध्यकालीन। और ये आधुनिक। तो ये प्राचीन प्राचीन जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास में भारत का जो प्राचीन इतिहास में हम वो पढ़ेंगे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश, गुप्त वंश, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये प्राचीन का प्राचीन इतिहास है। यह 2620 का है। 2620 मतलब 2200 साल पुराना। अब ये 2620 से लेकर 712 एडी तक का है। 712 एडी तक। 712 एडी तक जो भारत का प्राचीन इतिहास है, यह 2620 से लेकर 712 तक है। फिर 712 में क्या हुआ, में मोहम्मद बिन कासिम ने युद्ध किया। तो तब से 712 से 1192 और 1707 तक 1707 तक औरंगजेब की मृत्यु तक यह मध्यकालीन इतिहास रहा है। 712 से मध्यकालीन इतिहास है। जो 1707 से और 1857 तक यह आधुनिक इतिहास है। जैसे इतिहासकार मिलने भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांटा है। पहला है प्राचीन, यह 2620 से 712 तक रहा। 712 में मोहम्मद बिन का कासिम हो गया था बाद में। तो 712 से 1192 तक चला। फिर उस यह मध्यकालीन इतिहास 1707 तक रहा। हम मतलब मध्यकालीन में हम साम्राज्य, विजयनगर के बारे में बहुत सारी जानकारी पढ़ेंगे। अरब, खिलजी, तुगलक, इनके बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक इतिहास में हम 1857 के अंतिम मराठा संघ, पुर्तगाली अंग्रेजों की कंपनियां, राष्ट्रीय आंदोलन, बहुत सारे गवर्नर जनरल, वायसराय आदि पढ़ेंगे। तो भारतीय इतिहास का मिले तीन भागों में था: प्राचीन 2620 से प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन और आधुनिक। अब मैं आगे लिखता हूँ। इतिहासकार इतिहासकार मिलने मिलने भारतीय इतिहास का मील इतिहासकार मील ने भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांटा है। भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांटा है। तीन भागों में बांटा गया था।
ये तो इतिहास है। अब इतिहास का जन्म कैसे हुआ, माना कि बुद्धि का विकास कैसे हुआ। जो पहले क्या होता है, जैसे जानवर में बहुत से जानवर में बुद्धि होती है, बहुत से जानवर में बुद्धि नहीं होती, वैसे मनुष्य में कोई बुद्धि नहीं थी। तो पहले क्या हुआ, मनुष्य आपस में लड़ाई झगड़े करते थे ना पहले, तो उनमें बुद्धि का विकास नहीं। तो मनुष्य पहले क्या करते थे, एक मनुष्य ने क्या किया, पत्थर पत्थर फेंक के दूसरे को मार दिया, तो उसकी खोपड़ी फूट गई, तो उनकी बुद्धि का क्या हुआ, विकास हो गया। तो बुद्धि का विकास, तो उन्होंने बुद्धि का पत्थर से क्या बनाया, पत्थर से उन्होंने पत्थर में वो लगाया, मतलब लकड़ी का डंडा लगा के इसे वो बनाया। ये पत्थर है, इसकी पत्थर की क्या की डिजाइन की, ये पत्थर की डिजाइन करके इसमें लकड़ी का भैंसा लगा दिया। लकड़ी का भैंसा लगाने के बाद ये हो गया, कुल्हाड़ी बन गई। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे मतलब वो निर्माण करते गए पहले के। जो फिर ऐसे निर्माण करने के बाद धीरे धीरे बुद्धि का विकास हुआ। बुद्धि का विकास होने से फिर ये जो पत्थर हुआ इसको हम बोलते हैं पाषाण काल। पाषाण काल से हमारा इतिहास है, पाषाण पाषाण काल से शुरू हुआ। पाषाण काल मतलब पत्थर, पाषाण काल में पत्थर, पत्थर से हमारा इतिहास है, पत्थर से हुआ है। आपको इतनी ज्यादा बात याद नहीं करनी, तो आपको पहले ये बताना है, भारत का आधुनिक इतिहास में प्राचीन प्राचीन 2620 से 712 ईडी तक, और फिर 712 से 1192 या 1707 तक मतलब मध्यकालीन इतिहास। फिर 1707 से 1857 तक आधुनिक इतिहास। और इतिहास का मैंने भारतीय इतिहास को तीन भागों में आता है। आपको इतनी चीज उतारने, और आगे मैं बता रहा हूँ आपको, उतार लीजिए आप। अब जो आधुनिक इतिहास है उसमें हम लॉर्ड कर्जन के बारे में, भारत में जो अंग्रेज आए थे उनके बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम। टैक्स के बारे में, कौन सी स्थायी बंदोबस्त के बारे में, मालवाड़ी जायतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बहुत सी जानकारी है। बंगाल के बारे में पढ़ेंगे, मैसूर के बारे में, आधुनिक इतिहास मध्यकालीन में तुगलक वंश, अरब, तुर्की, अफगान, अफगानों के युद्ध, खिलजी वंश और लोधी वंश, सैयद वंश, विजयनगर की स्थापत्य कला के बारे में जानकारी प्राप्त करें, मुगल साम्राज्य के बारे में, बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, इनके बारे में मध्यकालीन इतिहास में जानकारी प्राप्त करें। अभी तो मैं आपको आधुनिक इतिहास पढ़ाऊंगा। राजस्थान इतिहास तो आपका चल ही रहा है, तो आप उतार लीजिए इसको। उतारने के बाद मैं आपको लिखाऊंगा काल क्रम अनुसार कि पहले सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक हुई, उसके बाद में कैसे कैसे आगे हुआ। काल क्रमानुसार, काल क्रम के अनुसार लिखा है आपको। मैं आपको बोर्ड पे लिखाऊंगा शायद, ये बोल बोल के ना आपको तो उतारना है। काल क्रमानुसार, मैं आपको बोल रहा हूँ जैसे जैसे उतारना है, आपको पहले पेज पे रही है ना। तो आपको याद तो रहना चाहिए किसने आका है। पहली है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये हम प्राचीन में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्राचीन इतिहास में पढ़े, प्राचीन में सिंधु घाटी सभ्यता थी है हमारी 2620 से, प्राचीन 2620 से 1920 तक भाई, 1920 तक। और उसके बाद में दूसरी थी उत्तर हड़प्पा काल, उत्तर हड़प्पा काल या अंधकार में युग, अंधकार में युग, ये भी हम प्राचीन में पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास में। ये रहा है, ये रहा था 1920 से 1520 तक, 1520 तक। उसके बाद में ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल है यह 1520 से 1520 से 1020 तक, 1020 तक।
उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर हड़प्पा का वैदिक काल हुआ है। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। जो हमारा उत्तर वैदिक काल है ये है 1000 BC से 600 BC तक, 600 BC तक। पांचवा महाजनपद, महाजनपद का, महाजनपद का जनपद पहले लोग थे उनमें आपस में लड़ाई झगड़े हुए तो मतलब गुट बन गया तो उसको बोलने लगे महाजनपद। ये 2600 BC से 322 BC, 322 BC का। छठा है मौर्योत्तर काल, मौर्य वंश आएगा, मौर्य, मौर्य वंश। ये आपके है 322 BC से 322 BC से 185 BC तक, 85 BC तक। उसके बाद में सातवां है मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल रहा है 185 से 185 BC से 319 AD। अब एडी के बारे में आ जाएंगे, 319 AD। उसके बाद में आता है गुप्त वंश, गुप्त वंश। गुप्त वंश आया आपका 319 AD से 319 AD से 550 AD, 550 AD से। नौवा है आपके हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन काल। हर्षवर्धन काल है यह आपका 606 AD से 647 AD तक, 647 AD तक, 606 से 647 तक। 10वां है, 10वां राजपूत काल, राजपूत काल या पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल या त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय, पक्षीय, त्रिपक्षीय संघर्ष। यह हमारा है 750 AD से 1000 AD तक। त्रिपक्षीय संघर्ष 750 AD से 1000 AD तक। अब आप बता दीजिए, अभी तो तीन तीन चार हो, अभी तो हम सल्तनत काल के बाद, सल्तनत काल, मुगल काल, सल्तनत काल, ये हमें उसमें आता है पहले। ये तो सब उसमें पढ़ेंगे हम, मौर्य वंश और मौर्य वंश महाजनपद उत्तर और मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्त वंश, शासन, ये तो हम उसमें पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास में। और इसके बाद में जो ये सब राजस्थान इतिहास में है। उसके बाद अब आगे मैं कहूँगा ना वो आएंगे आपके मिठाई में, मतलब मध्यकालीन इतिहास में। तो आप इतना उतार लीजिए आप, और फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। आप उतार लीजिए, आप काल का मन उसका उतार लीजिए।
लैपटॉप। बता लिया। मैं मिटाल देता हूँ ना। ओके, उतार लिया होगा अब तो आपने उतार लिया होगा, देख लीजिए। दस हो गए ना, 11 है आपके सल्तनत काल, तो मुगल काल, जो 11 है सल्तनत काल, ये हम मिडिवल में पढ़ेंगे। मिडिवल इंडिया मतलब मध्यकालीन इतिहास में 11वां सल्तनत काल। सल्तनत काल, सल्तनत काल है यह 1206 एडी से 1526 ईडी तक। 1526 ईडी तक। 12 मुगल का, मुगल भी इसमें पढ़ेंगे। मुगल का, मुगल काल, मुगलों में हम वो देखें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और इनके बारे में पढ़ेंगे। मुगल काल है यह 1526 ईडी से 1757 ईडी तक। 57 ईडी तक। उसके बाद में 13वां आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत है यह 1757 1757 1757 से 1857। 1757 1857 उतार लीजिए आप। आपसे पूछ सकते हैं, मतलब सीक्वेंस वाइज पूछ सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल कब से कब तक रहा है, और वैदिक काल महाजनपद काल कब से कब तक है। इसलिए आपको मैंने मतलब थोड़ी बहुत जानकारी के लिए मतलब आपको बताया। एडी का मतलब लिख लेना आप। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी और डोमिनी, और बीसी का मतलब होता है, बीसी का मतलब है इन द स्टेज, इन द एज, एरिया, एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द ओवरऑल, ओवरऑल। ठीक है, आपको ये जो आप कॉपी लिख रहे हो ना, कॉपी में एक पेजों में, दो पेजों में लिख रहा है। अब आपको नया टॉपिक स्टार्ट करना है अगले पेज से, भारत का आधुनिक इतिहास। भारत का इतिहास पढ़ेंगे अब, तो उसमें आपको लिखना है बाद में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पहले आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। बता लिया, तो मैं आपको बता देता हूँ इसको। बता लियो, देख लें। सल्तनत का 1266 1526 तक आया, और मुगल काल 1526 1757 1857 तक आया। आधुनिक भारत 1757 1857। एडी को होता है एनो डोमिन, और पीछे होता है एरिया ऑफ गोल्ड। अब आपको नया पेज से लिखना है भारत, भारत का आधुनिक इतिहास।
भारत का। आप अब आपका स्टार्ट होता है भारत का इतिहास। भारत का नहीं तो भारत का आधुनिक इतिहास। इतिहास और इसमें आपको दिखा है पहला पॉइंट, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में भारत में यूरोपीय यूरोपीय कंपनियों का आगमन। कंपनियों का बाद में कल बहुत सारी कंपनियां आई थी, अंग्रेजों की भी आई थी और ब्रिटिश, अंग्रेजों की, फ्रेंचों की, फ्रांसीसियों मतलब डेनिशों की, डचों की, नीदरलैंड, स्वीडिश भी आए थे। अब आपको दिखा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पहले कौन कौन सी कंपनी आई थी, पहले कौन कौन आए थे? पहले नंबर पे आए थे पुर्तगाली। पहले नंबर पुर्तगाली। पुर्तगाली आए थे 1498 में, 1498 ईस्वी में। इनका एक 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 बंदा आता है, उसका नाम था वास्को डी गामा। मैं आपको बताऊंगा अभी, पहले आपको लिखना है पुर्तगाली आए थे 1498 में। दूसरा था डच। डच डच थे, इनको बोलते थे नीदरलैंड के लोग। नीदरलैंड के लोग, लैंड के लोग ये आए थे 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में। और उसके बाद तीसरे आए थे अंग्रेज। अंग्रेज कह दो या ब्रिटिश, अंग्रेज या ब्रिटिश, अंग्रेज या ब्रिटिश। ये आए थे 1608 में, 1608 ईस्वी में। अंग्रेज आए थे 1608 ईस्वी में। उसके बाद चौथे नंबर पे आए थे डेनिश। डेनिश 1616 ईस्वी में, 1616 ईस्वी में। पांचवा आए थे फ्रांसीसी। फ्रांसीसी पांचवें नंबर पे आए थे फ्रांसीसी। पांचवें नंबर पे आए थे फ्रांसीसी। फ्रांसीसी जिसे फ्रेंच भी बोलते हैं, फ्रेंच। फ्रेंच ये आए थे, ये आए थे 1664 ईस्वी में। उसके बाद में छठे नंबर पे आए थे स्वीडिश। स्वीडिश ये आए थे 1771 ईस्वी में। 1771 ईस्वी में। 1731 ईस्वी में आए थे। कौन सो गया तो भारत में जो यूरोपीय कंपनी आई थी, भारत जो भारत की जो कंपनी आई थी उनका कदम पहले भारत में आए थे पुर्तगाली 1498 ईस्वी में। फिर आए थे डच नीदरलैंड के लोग 1602 ईस्वी में। अंग्रेज आए थे ब्रिटिश अंग्रेज 1608 ईस्वी में। डेनिश आए थे 1616 में। फ्रांसीसी या फ्रेंच 1664 ईस्वी में। स्वीडिश आए थे 1731 में। एक बार बोल रहा हूँ मैं आपको, याद है। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन पुर्तगाली 1498 ईस्वी में। डच नीदरलैंड के लोग 1602 ईस्वी में। अंग्रेज या ब्रिटिश 1608 में आए भारत में। डेनिश जो 1616 ईस्वी में आए थे भारत में। फ्रांसीसी या फ्रेंच 1664 में आए भारत में। स्वीडिश 1731 में आए थे भारत में। ये तो आपको होगा भारतीय कंपनी भाग में। अब उसके बारे में उतार लीजिए आप इसको। अब फिर पहले पहली कंपनी पहले आए थे पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे। पुर्तगालियों का एक बंदा आता है वास्को डी गामा। बात आता है, पता नहीं हूँ। उतार लीजिए।
पहले हम पढ़ेंगे पुस्तकालय। यार 1498। अब आप पहले समझना है आपको। एक बंदा है वास्को डी गामा, पुर्तगाल का था एक बंदा। ये पुर्तगाल का एक बंदा था वास्को डी गामा। ये वास्को डी गामा है। अब ये वास्को डी गामा क्या होता है? ये समुद्री मार्ग है। ये समुद्री मार्ग है। इस समुद्री मार्ग से वास्को डी गामा भारत आता है। भारत आने के बाद वास्को डी गामा को 1498 भारत आता। भारत को आने में, भारत पहुंचने में से 90 दिन लगे थे। और शायद उन्हें ऐसे फायदा हुआ था भारत पहली बार भारत आने में। वास्को डी गामा के साथ एक बंदा आता है, उसका नाम था अब्दुल मलिक नामा के। दो भाषा का जान था वह वास्को डी गामा के साथ भारत आया था। वास्को डी गामा भारत के जो केरल है, भारत का जो नीचे का हिस्सा है केरल, ये समुद्री मार्ग से आता है। और यहाँ केरल 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 उतरता है। केरल के जमोदी नाम का एक शासक था, उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। जमोदी इसे, यह केरल का शासक, हिंदू शासक था। इसे समुद्री भी खाया जाता था। समुद्र यहाँ पर समुद्री था, इसलिए समुद्री खाया जाता था। जो वास्को डी गामा, इसको जब पुर्तगाल का था तब इसे एक व्यक्ति ने गाइड किया था। इब्न मसीह नामक एक व्यक्ति ने इसे गाइड किया था वास्को डी गामा के। चले हम भारत चलते हैं, भारत में क्या है देखते हैं, भारत में कैसी स्थितियां हैं, क्या है, क्या उत्पादित होती है। तो ये वास्को मतलब उसने सुझाव दिया था, इसे गाइड किया था वास्को डी गामा ने। उसके कहने पर नहीं आया। इसने भारत में आके कैप ऑफ गुड होप की खोज की थी, है ना। उसके बाद वास्को डी गामा भारत आ गया। भारत में आके फिर इसने तंबाकू, पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू व मक्का की खेतियां, मतलब सूखी चीज की थी। पुर्तगाल में ज्यादातर तंबाकू और मक्का होती थी, इसलिए इन्होंने भारत में क्या की, तंबाकू मक्का की खेती शुरुआत के लिए इसके झाके ने विरोध किया। फिर तब ये मतलब पुर्तगाली वास्को डी गामा पर चला जाता है, भारत समुद्री मार्ग से आता है और भारत में फिर दोबारा चला, फिर दोबारा दूसरी बार आता है ये कौन, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। तो इसके बाद में दूसरा पुर्तगाली एक और यात्री आता है, उसका नाम था पेड्रो अल्वारेज। वह दूसरी बार भारत आया और 1503 में वो इन्होंने भारत में आके एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। कोचिन एक जगह है भारत में, उसमें एक फैक्ट्री लगाई थी, फैक्ट्री की स्थापना की थी। और फिर 1505 में एक पुर्तगालियों का एक गवर्नर बनाया गया था, गवर्नर बनाया गया भारत में। उसका नाम था 1505 में एक, उसका नाम था यार अल्फोसो डी अल्बुकर्को, अल्फोसो डी अल्मेडा को मतलब पुर्तगालियों का गवर्नर बनाया गया, गवर्नर बनाया गया था, मतलब संस्थापक। कि पुर्तगालियों का कोई तो आदमी तो है ही भारत में। फिर उसके बाद 1510 में 1510 ईस्वी में वो अल्बुकर्को 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 मतलब वो बनाया गया पुर्तगालियों का संस्थापक, मतलब गवर्नर बनाएगा। तो आपको मैं लिख देता हूँ एक लाइन, फिर आपको समझ आएगी। और फिर मैं कल आपको अच्छी तरीके से बता दूंगा एक लाइन का आंसर ना। तो आप तो आज तो आपको लिखना है और अच्छी तरीके से बताऊंगा कल मैं ना। तो आज तो मैंने शुरुआत किया, तो आज तो लिखवाऊंगा थोड़ा बहुत तो मैं। 1498 ईस्वी में आपको लिखना है, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा वास्को डी गामा वास्को डी गामा वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम 1498 वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से, वास्को डी गामा समुद्र वास्को डी गामा कालीकत नामक बंदरगाह है भारत में, वास्को डी गामा भारत के नामक कालीकत नामक बंदरगाह पर 1497 वास्को डी गामा भारत के कालीकत नामक बंदरगाह पर आया था या उतरा था। कालीकत
कालिकट है केरल में, कालिकट बंदर आया केरल में स्थित है। कालिकट, कालिकट के, कालिकट के जमोरिन ने इसका स्वागत किया। जमोरिन एक शासक था केरल का हिंदू। जमोरिन ने, कालिकट के जमोरिन ने इसका स्वागत किया। वास्को डी गामा का स्वागत किया। जमोरिन ने इसका इसका स्वागत किया था। किसका? वास्को डी गामा स्वागत किया किया था। जमोरिन केरल का एक हिंदू शासक था। जमोरिन जमोरिन केरल का केरल का केरल का एक हिंदू शासक था। हिंदू शासक था। जमोरिन केरल का एक हिंदू शासक था। जमोरिन को समुद्री भी कहा जाता है। जमोरिन को समुद्री भी कहा जाता है। भी समुद्री भी कहा जाता है। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से वास्को डी गामा भारत में समुद्री मार्ग से पहुंचने वाला पहला पत्रकार था। वास्को डी गामा वास्को डी गामा वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत आने वाला डी गामा समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था। यूरोपीय था। बार्थोलोम्यू डियाज नामक एक व्यक्ति ने कैप ऑफ गुड होप की खोज की। बार्थोलोम्यू डियाज ने भारत में कैप ऑफ गुड होप की खोज की। कैप ऑफ गुड होप की खोज की। कैप ऑफ गुड होप की खोज की थी। अब बता लीजिए। बार्थोलोम्यू डियाज ने कैप ऑफ गुड होप की खोज की। पुर्तगाली आए थे 1457 वास्को डी गामा भारत के तो देखो, पुर्तगाली आए थे 1498 से 1457 वास्को डी गामा भारत के कालीकट नामक बंदरगाह पर आया। कालीकट के जमोरिन ने इसे स्वागत किया। जमोरिन केरल का एक हिंदू शासक था। जमोरिन को समुद्री भी कहा जाता है। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था। बार्थोलोम्यू डियाज ने कैप ऑफ गुड होप की खोज की। अब ओमान का एक व्यक्ति है इब्न मसीह, वह वास्को डी गामा को भारत जाने के लिए गाइड करता है। तो आप बता लीजिए, फिर मैं आपको आगे कराऊंगा ना और बताऊंगा। उसका स्वागत किया। उसका किसका? वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो बता लीजिए आप, फिर मैं आपको बताऊंगा।
उतार लिया। मैं मिटा लेता हूँ। कल मैं आपको एक एक, एक चीज बताऊंगा आपको, मतलब पूरा समझाऊंगा ना, तो आपको इतना ही लिखना है। अभी लिख लीजिए आप। ऐसे तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको कल बता दूंगा ना। यार तो मैं लिखवाऊंगा आपको। यार पहला दिन है, आपको डेली डेली याद करना है इसको। ऐसे नहीं कि आप याद नहीं हो, तो आपके ऊपर बाल सड़ जाएगा नहीं तो। एक ओमान का एक व्यक्ति है इब्न मसीद, अब वह वास्को डी गामा को बाहर जाने के लिए गाइड करता है। तो लिखा है ओमान के एक व्यक्ति, ओमान के एक व्यक्ति इब्न मसीद ने इब्न मसीद ने ओमान के एक व्यक्ति इब्न मसीद ने वास्को डी गामा को वास्को डी गामा को भारत जाने के लिए गाइड किया था। भारत जाने के लिए गाइड किया था। मतलब गाइड में सलाह दी थी ओमान के व्यक्ति इब्न मसीह ने, वास्को डी गामा की तो बाहर जा। तो उसके बाद में अब्दुल मलिक नामक एक दो भाषी है, अब्दुल मलिक नामक एक दो भाषी है, अब्दुल मलिक नामक दो भाषी है, मतलब दो भाषाओं जानकार। ठीक है, अब्दुल मलिक नामक दो भाषी है, वास्को डी गामा के साथ भारत आया। वास्को डी गामा वास्को डी गामा के साथ भारत आया था। वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में 90 दिन लगे थे। वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में 90 दिन लगे थे। 90 दिन लगे थे। वास्को डी गामा को पहली बार में भारत से 60 गुना फायदा हुआ। पहली बार में भारत के शासकों ने इसको सोने चांदी दे दिए, तो इसको 60 गुना फायदा हुआ। वास्को डी गामा पहली बार भारत में 60 गुना फायदा हुआ। भारत से 60 गुना फायदा हुआ। 60 गुना फायदा हुआ था। वास्को डी गामा एक लुटेरा था। वास्को डी गामा एक समुद्री लुटेरा था। लुटेरा था। वास्को डी गामा एक समुद्री लुटेरा था। मैं नीचे लिखता हूँ, समुद्री लुटेरा था। 1502 में फिर वास्को डी गामा दोबारा भारत आया। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था। पहली बार तो आके चला गया, फिर उसको 60 गुना फायदा हुआ, तो वो वास्को डी गामा ऐसे सोचा कि मैं और फायदा मिले तो मैं 1502 में फिर वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था।
भारत आया था। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था 1502 ईस्वी में। अब उतार लीजिए इतना, मैं आपको लिखवाता हूँ। हमारे का एक व्यक्ति इब्न वसील ने वास्को डी गामा को भारत जाने के लिए गाइड किया था। अब्दुल मलिक नामक दो भाषी है। वास्को डी गामा साथ भारत आया था। वास्को डी गामा को भारत पहुंचने 90 दिन लगे थे। वास्को डी गामा को पहली बार भारत से 60 गुना फायदा हुआ। वास्को डी गामा एक समुद्री लुटेरा था। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था। अब 1503 में इन्होंने पुर्तगालियों ने कोचीन में एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। अब बता लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा। उतार लिया, ठीक है, मैं डालता हूँ। लीजिए उतार लीजिए आप आराम से। पंद्रह सौ तीन ईस्वी में पुर्तगाली ने कोचीन में पुर्तगाली ने कोचीन 1503 में पुर्तगाली ने कोचीन में एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। फैक्ट्री की स्थापना की थी 1503 में। 1505 में दूसरा पुर्तगाली आया था। 1505 ईस्वी में भारत आने वाला। 1505 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली था। पुर्तगाली यात्री था। 1502 में 1505 में तो कौन आता है? पेड्रो अल्वारेज के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री था। पहला पुर्तगाली आया था वास्को डी गामा था, जो 1498 में आया था। 1500 पुर्तगाली यात्री था। अब आपको लिखना है 1502 में आया था। 1502 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज के बाद नहीं अब ये लाइन मत लिखना, 1503 ईस्वी में कोचीन में एक फैक्ट्री की स्थापना। 1502 में तो वास्को डी गामा दूसरी बार आता है भारत, और 1505 में आया था। 1505 में अभी मैं देख पेड्रो अल्वारेज के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री था। ये पेड्रो अल्वारेज के बाद भारत आता है
1502 के बाद में आता है 1503 में कोचीन में एक फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। 1502 में तो आया था फिर दरवाजे के बाद 1502 के बाद में आता है और फिर आने के बाद में 1503 में कोचीन में एक फैक्ट्री की स्थापना करते हैं पुर्तगाली। फिर 1505 ईस्वी में 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को फ्रांसिस फ्रांसिस फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में संस्थापक बनाया गया। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में संस्थापक भारत का भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में गवर्नर बनाया गया। किसे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा गवर्नर बनाया गया बनाया गया था गवर्नर बनाया गया था बता दिया।